ठीक है, क्या क्या देख लिया था लास्ट लेक्चर में अपन ने? लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन देख लिया था ना, कि किस तरीके का सिविल सर्विस स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो डिज़ाइन ऑफ सिविल सर्विसेज ये हमने कर लिया था। डिज़ाइन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया ये कर रहे थे, और इसको हमने ऑलमोस्ट कर लिया था। ठीक है, इसमें 3 चीज़ देखी थी कि भाई एक है ऑल इंडिया सर्विसेज, एक है सेंट्रल सर्विसेज, और एक है स्टेट सर्विसेज। ये भी समझ लिया था, ये भी समझ लिया था, ये भी समझ लिया था। अभी इम्पोर्टेंस नहीं देख रहे हैं, बट समझ तो लिया था कि आखिर काम कैसे करता है। स्टेट सर्विसेज में एक लास्ट चीज़ छूट गई थी, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर स्टेट सर्विसेज कंप्लीट करेंगे, वापस से आएंगे ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोल रहा था मैं, ये जो जुडिशियल सर्विसेज होती है, जुडिशियल सर्विसेज ये किसके अंडर में आती है? ये जुडिशियल सर्विसेज, तो याद रखना है जुडिशियल सर्विसेज एट प्रेजेंट आती हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये स्टेट सर्विसेज होती हैं। ठीक, तो जुडिशियल किस तरीके की सर्विसेज? स्टेट सर्विसेज। पर एक डिमांड बनते जा रही है। डिमांड क्या है? डिमांड बढ़ते जा रही है कि भाई हमको एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज करनी चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होगी, जो कि एक तरीके का क्या होगा, ऑल इंडिया सर्विस होगी। ठीक है ना, वो ऑल इंडिया सर्विसेज होगी। अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? IAS, IPS और IFOS। ठीक, ये है। चौथा बोला जा रहा है कि भाई एक चौथा होगा, फोर्थ, इसको लाना चाहिए। इसकी डिमांड बढ़ती जा रही, समझा क्या? इवन प्राइम मिनिस्टर भी एडवोकेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई एक ऑल इंडिया सर्विसेज जुडिशियल के लिए होनी चाहिए। समझना क्या? काहे के लिए? ताकि अगर जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाएंगे, तो अभी जो भी डिफरेंस है, एक स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज दूसरे स्टेट से वेरी करती है, तो उससे क्या होगा, बेटर इंटीग्रेशन होगा, और बेटर इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। ठीक, हम इंटीग्रेट करने के लिए कि पूरे इंडिया में जो जुडिशियल सर्विसेज है वो तरीके से इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेट हो जाएगा तो बेटर एफिशिएंसी होगी। समझ में आ गया? इससे क्या होगा, बेटर एफिशिएंसी। अब बेटर एफिशिएंसी कैसे आएगी? सोचो, अगर ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होंगे, समझ में आ गया? अभी तो स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, हर रेस्पेक्टिव स्टेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ऑल अगर इंडिया लेवल पर होगा तो भाई बेस्ट टैलेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? बेस्ट टैलेंटेड विल बी रिक्रूटेड, ठीक है, बेस्ट टैलेंट, उससे क्या होगा, बेटर कैलिबर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब मोर कैलिबर। ठीक है ना? ठीक, तो भाई जितना ज़्यादा बेस्ट टैलेंट आएंगे, उतना ज़्यादा कैलिबर, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। समझा कि उतना ज़्यादा एफिशिएंसी, उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन। क्लियर है? इसलिए डिमांड रहती है कि जुडिशियल सर्विसेज को क्या करना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का दर्जा मिलना चाहिए। एक चीज़ और समझो कि भाई अभी एट प्रेजेंट क्या दिक्कत है? एट प्रेजेंट प्रॉब्लम्स विथ जुडिशियल सर्विसेज अभी क्यों, क्या प्रेजेंट है? तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए। एट प्रेजेंट क्या जुडिशियल सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट प्रॉब्लम, कि भाई एक तो जुडिशियल बायसनेस होती है। जुडिशियल बायसनेस काहे में? टुवर्ड्स हिज रीजन, है ना, टुवर्ड्स हिज रीजन। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल लेके समझते हैं जुडिशियल बायसनेस कैसे होगी। ऐसे होती है कि जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, मान लो एक तमिल जज है, तमिल जज, ठीक, ये मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ में आया ना, निचले लेवल के जो जजेस होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तमिल जज। अब तमिल जज किसको फेवर करेगा? वो भाई अपने रीजन को फेवर करेगा कि नहीं? विल फेवर तमिल रीजन। ठीक, भाई ऐसा होता है कि भाई इस ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पैरोकियल सेंटिमेंट्स। पैरोकियल सेंटिमेंट्स मतलब नैरो माइंडेडनेस होती है। समझ में आ गया? मतलब क्या है, ये एक तरीके की नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई ये नैरो माइंडेड जो रीजन के प्रति हो सकता है, रीजन को लेकर के हो सकता है। समझ में आ गया? अपने रीजन को लेकर के ये क्या करते हैं,
उस रीजन को लेकर के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, दूसरी प्रॉब्लम ये है अब ऑल इंडिया सर्विसेज से हम ये क्या करेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से ये हम रिमूव कर सकते हैं ना, कैन बी रिमूव्ड। अभी देखेंगे कैसे ये रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा आगे वाले क्लासेस जब क्लियर होंगी ना तो आप समझ जाओगे कि पैरोकियल सेंटिमेंट्स को कैसे दूर करता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट पूरा टॉपिक है, उसमें फीचर्स देखेंगे एक ऑल इंडिया सर्विसेज के, तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अभी क्या होता है कि भाई फ्रीक्वेंट एग्जाम्स नहीं करवाए जाते स्टेट के थ्रू, नो फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है उसको, उस पर ज़्यादा स्टेट ध्यान नहीं देती है, तो बहुत सारी वैकेंसी रह जाती है बाई स्टेट्स। तो इसके कारण क्या होता है, वैकेंसीज बढ़ती रहती हैं, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, समझा गया, ये एक बड़ा दिक्कत है। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस देखो, जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम कराती है, ऐसा कभी होता है कि एग्ज़ाम नहीं करवाए, हर साल करवाती है वो, समझा गया। इससे एक चीज़ और होगा, है ना, अभी क्या होता है देखो, अभी क्या होता है कि भाई विद इन द स्टेट आते हैं तो कम्पिटिटिवनेस भी कम रहती है ना, कंपटीशन भी कम होता है। स्टेट का एग्जाम होता है, हार्डली 1-1.5 लाख लोग देते हैं, उससे बेस्ट टैलेंट आ नहीं पाते। मतलब क्या होता है विद इन द स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट क्या होगा, इंट्रा स्टेट कंपटीशन कम होता है ना, इंट्रा स्टेट कंपटीशन कम है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर जब ये ऑल इंडिया जुडिशियल लेवल पर क्या बताया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्या होगा, यही कंपटीशन क्या हो जाएगा, कंपटीशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, समझ में आ गया क्लियर। तो इसलिए अभी एक ज़रूरत पड़ रही है कि जो जुडिशियल सर्विसेज है उसको एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का दर्जा मिल जाए। क्लियर है, ठीक, क्लियर है, बोलो समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब एक चीज़ समझते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम, नेक्स्ट समझते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं। एक सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेटिक फीचर क्या होंगे, मतलब क्या बोल रहे हो आप, कैरेक्टरिस्टिक बोल लो या फिर फीचर्स बोल लो ऑफ सिविल सर्वेंट या फिर सिविल सर्विसेज, ठीक है, या फिर कंबाइंड लिया ब्रॉडर टर्म में ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला फीचर क्या होता है अभी, सबसे पहला जो एक सिविल सर्वेंट होगा, है ना, सिविल सर्विसेज, इस ये हम जो करते हैं तो इससे हम सिविल सर्विस, अभी देखा ना ऑल इंडिया सर्विसेज जो होगी वो हम किसके आधार पर चुनते हैं, ये जितने भी सर्विसेज हमने देखे हैं सिविल सर्विसेज, उसका एग्जाम कंडक्ट होता है ना, और जो बेस्ट टैलेंट होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। मतलब किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, है ना, इससे हम क्या करते हैं, मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है ना, इससे हम क्या करते हैं, जो इससे करप्शन कम होता है, करप्शन कम होता है ना, मेरिट्स के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है, समझ में आ रहा है, मतलब सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ये फीचर होता है एक सिविल सर्वेंट का कि भाई उसका जो सिलेक्शन हुआ होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हुआ होगा, ठीक है ना, ठीक, ठीक है। अब दूसरा चीज समझो, जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक हायरार्किकली होती है, ठीक है ना, ये एक हायरार्किकली अरेंज होती है, ठीक, हायरार्किकली अरेंज होगी, मतलब और हर एक पोजीशन जो होगी, समझ में क्या, जहां पर ईच पोजीशन क्या होगा, ईच पोजीशन को उसका जिस पोजीशन पर भी वो लाई करता है ना, यहाँ हो या यहाँ हो, उसकी वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, समझ में आ गया, ईच पोजीशन हैज वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, प्लस ये जो सिविल सर्वेंट्स होंगे ना वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास एक्सपर्टाइज होगी, क्लियर, प्लस वो स्किल्ड होते हैं, ठीक है ना, ये दूसरा फीचर हो गया उसका, ठीक है ना, इनको एक्सपर्टाइज दी जाती है, समझ में आ गया, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, है ना,
टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको उनको एक्सपर्टाइज और स्किल्ड देते हैं। ऐसा कैसे? ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस के साथ, ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस के साथ उनको हम उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल कराने का कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। ये दो फीचर हो गया, पहला फीचर, दूसरा फीचर, सिविल सर्विसेज का फीचर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्या है? थर्ड फीचर क्या बोल रहा हूँ भाई, ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, ब्यूरोक्रेसी, देखो अभी मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कभी सिविल सर्वेंट बोल दे रहा हूँ, कभी ऑल इंडिया सर्विसेज बोल दे रहा हूँ, कभी ब्यूरोक्रेसी बोल दे, सबका ब्रॉडली यही फीचर होता है। जब तक आपको स्पेशली डिफ्रेंशिएट करने को ना बोले, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बाद में ये मत बोलने लगना कि ये यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी लिखवाया, वहां पे वो बोला। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेशनैलिटी, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेशनैलिटी। ठीक, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। समझ में आ रहा है? आप देखो, एक है रेशनल, हम किसको बोलेंगे? रेशनल किसको बोलते हैं कि भाई लॉजिकल, तो लॉजिक तो फिर बहुत चीजों में लॉजिक लगा सकते हो आप, बट क्या वो लॉजिक है आपका, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, मैथमेटिकली एक्सेप्टेड है? जब वो ऐसा होगा तभी वो रेशनैलिटी हम उसको बोलेंगे। समझ में क्या? रेशनैलिटी तो होगी, लेकिन रेशनल तो भाई सब कोई फिर रेशनल हो जाएंगे, है ना? रेशनल हम सबको नहीं बोलते हैं भाई। एक व्यक्ति जो, वो भी तो लॉजिक ही लगा रहा है ना, जो एक क्या बोलते हैं उनको, जो ओझा होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, वो भी तो लॉजिक ही लगा रहे हैं ना कि भाई ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, सांप काटा है तो मैं झाड़ूंगा तो वो सही हो जाएगा। बट क्या वो साइंटिफिकली है, मैथमेटिकली है? नहीं है, बट लॉजिक तो लगा रहा है वो। पर रेशनैलिटी किसको बोलेंगे? रेशनैलिटी हम तब बोलेंगे कि भाई कोई लॉजिक बेस्ड हो, लॉजिक बेस्ड होना चाहिए, पहली बात। समझ में? और ये जो लॉजिक बेस्ड होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ ये होना चाहिए, या तो साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स। समझ में? ठीक है, इसके बेस पर रेशनैलिटी, आंकड़ों के आधार पर आपको रैशनल डिसीजन लेना है। समझ में आ गया? ठीक, इमोशंस के आधार पर नहीं लिए जाते यहाँ पर डिसीजन। ठीक है, आंकड़ों के आधार पर, मतलब मैथमेटिक्स और साइंस के आधार पर आप डिसीजन लेते हो, है ना? रैशनैलिटी है, अगर आपके अंदर रैशनैलिटी है ना, मतलब अगर रैशनैलिटी के कारण क्या होता है, देखो एक सिविल सर्वेंट जो भी डिसीजन लेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी होगा, मतलब कुछ साइंस के आधार पर, मैथमेटिक्स के आधार पर, है ना, एक जो आंकड़े होते हैं, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, इनके अनुसार डिसीजन लेता है। मतलब इसके कारण अगर डिसीजन लोगा तो क्या होगा, इसके कारण चांसेस ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजन बढ़ेगा घटेगा? बोलो। वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना? अब वो गलत डिसीजन कम लेगा। ठीक, लेकिन इसके कारण एक दिक्कत होनी चाहती, भाई आप एक रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से हम इनको, इनसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? ये नेक्स्ट फीचर ले लो आप। ठीक है ना, नेक्स्ट फीचर है रूल्स एंड रेगुलेशन से हम कंट्रोल करते हैं किसको? सिविल सर्वेंट्स को। ठीक, मतलब ये जो भी काम करेंगे इनका वर्क कैसा होगा? वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वेल स्टैब्लिश्ड, है ना, वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ वेल स्टैब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन्हीं के आधार पर वो डिसीजंस लेते हैं अपने। पर इसके कारण दिक्कत ये होती है कि भाई इसको हम बोलते हैं, अब यहाँ पे समझना, ये है सिविल सर्वेंट, ये है सिविल सर्वेंट। ठीक है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, ठीक है, ये लॉज है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उनका कैसे, उनको बिहेवियर को, इनसे हम क्या करते हैं, इनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, ये रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट्स दी बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट। इस चीज को हम बोलते हैं कि भाई फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी है ये,
फॉर्मली उनको अकाउंटेबल बनाए जाते हैं। मतलब इनका जो भी बिहेवियर होगा, ये जो भी इनका कंडक्ट होगा, कंडक्ट वो एक तो इधर से रेगुलेट हो रहा है ना, यहाँ से रेगुलेट हो रहा है, रेगुलेटेड बाई, उसके अनुसार इनका जो कंडक्ट होगा वो अकाउंटेबल भी होता है ना। हाँ, अकाउंटेबल होंगे वो अपने डिसीजन के लिए, अकाउंटेबल होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार जो भी लिखा होगा, और आंसरेबल होते हैं अपने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मन में कोई भी डिसीजन ले लिया, वो आपको अकाउंटेबल होगा, आंसर देना पड़ता है कि इस कंडक्ट के लिए। वो अगर जस्टिफाइड है, ये आपका, इसको हम किसके आधार पर लेते हैं, ये आपका जस्टिफाइड कब होगा, इसके आधार पर, जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या उसके तहत आपने डिसीजन लिया है, अगर लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी आपको अकाउंटेबल होगा, जो भी, अब ये किसके प्रति अकाउंटेबल है ये तो आपको पता है, ये होते हैं अकाउंटेबल टुवर्ड्स मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर इनसे जो भी पनिशमेंट देना रहता है वो देते हैं टुवर्ड्स मिनिस्टर्स। क्लियर? मतलब पॉलिटिकल मास्टर, मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल मास्टर बोल रहे हैं इनको, ठीक है। क्लियर? तो क्या फीचर है, नेक्स्ट फीचर जो मैंने तुमको बताया, फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी होती है किसकी, सिविल सर्वेंट्स की। लेकिन फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या होता है, देखो अब जो भी मैं डिसीजन लूंगा, समझो कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, मैं जो भी डिसीजन लूंगा ना, तो मैं अब देखो, अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया भाई, गलत डिसीजन हो गया तो मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगा, आंसरेबल हो जाऊंगा पॉलिटिकल मास्टर से, हो सकता है मेरे को डिसमिस कर दें, हो सकता है मेरे को सस्पेंड कर दें। तो इसलिए मैं क्या चाहूंगा कि मैं जो भी डिसीजन लूं वो किसके कारण होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए होनी चाहिए। बट रूल्स एंड रेगुलेशन सिचुएशन को डिफाइन नहीं करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में आपको ऐसा एक्ट करना है, समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो कि 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, 5 बजे मेरी छुट्टी हो गई और उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया, भाई उसको अर्जेंट नीड है किसी काम की, अब रूल्स के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं तो मेरे को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एथिकल वे में चलूंगा तो मेरे को भाई उसके ऊपर सिंपैथी आ रही है कि मेरे को उसके लिए काम कर देना चाहिए, और मैंने काम कर दिया और कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर तो मैं गया ना, एक तो मैंने रूल्स के बाहर जाकर के ये डिसीजन ले लिया। इसलिए जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो रूल से इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उसको एक चीज बोल जाते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, ट्रेंड इन कैपेसिटेंस। ठीक, ये एक टर्म है, ट्रेंड इन कैपेसिटेंस। मतलब क्या हो रहा है, ट्रेंड इन कैपेसिटेंस के कारण क्या हो रहा है, देखो इधर, इसके कारण ये हो रहा है कि सिविल सर्वेंट्स गेट्स ऑब्सेस्ड विथ रूल्स। अब वो जो भी करेंगे सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं करते हैं। जब उसके बाहर जाकर के आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपके डिसीजन मेकिंग में क्रिएटिविटी नहीं आएगी, इनोवेशन नहीं आएगा, समझ में आएगा। उसके कारण क्या होता है, फिर एक्सट्रीम सिचुएशंस में पॉलिसी पैरालिसिस हो जाते हैं, ये लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि इनको डर रहता है कि भाई कल को कुछ गड़बड़ हो गई इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पर एसआईटी बैठ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है, ये रूल्स के कारण ही क्या होता है, सिविल सर्वेंट लूज करते हैं अपनी, लूजेस देयर क्रिएटिविटी, है ना, जिसको या फिर इनोवेशन बोल लो, इनोवेशंस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक, ये एक दिक्कत है, ठीक है। मतलब सिविल सर्वेंट क्या होते हैं हमेशा, ये सिविल सर्वेंट है, ये रूल ओरिएंटेड सोचेगा हमेशा, रूल ओरिएंटेड, है ना, मतलब हमेशा रूल ओरिएंटेड ही रहेगा। अब मान लो कि भाई कुछ ऐसा सिचुएशन है, मान लो व्हेन सिचुएशन कम जहां पर रूल कुछ बोलता ही नहीं है, फिर उस केस में ये डिसीजन ही नहीं लेंगे, है ना। और ये एक तो डिसीजन लेने के लिए फिर ये सोच भी नहीं पाएंगे कि भाई मैं इस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लूं, है ना। मतलब क्या बोल रहा हूं, व्हेन रूल इज नॉट मेंशन्ड, तब क्या करोगे आप भाई, उस सिचुएशन के लिए अगर रूल मेंशन्ड नहीं है तो सिविल सर्वेंट बिकम
इन कॉम्पिटेंस इन डिसीजन मेकिंग, इसी को क्या बोल देते हैं, ट्रेंड इन कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग, ट्रेंड इन कैपेसिटेंस, समझ में क्या, ठीक है, ट्रेंड इन कैपेसिटी हो गई आपकी भाई, अब आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो जहां पर रूल्स प्रिस्क्राइब नहीं करता है, उस सिचुएशन में, समझ में आ रहा है, क्लियर है, इसको बोलते हैं हम ट्रेंड इन कैपेसिटेंस का सिंड्रोम हो जाता है। और ये इनको सिखाया भी जाता है, ये रूल्स के साथ इनको जब ट्रेनिंग होती है ना इनकी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग इनको यही सिखाया जाता है कि आपको सारे डिसीजंस काहे से लेना है, रूल ओरिएंटेड लेना है। एवरी डिसीजन, आपके जो भी डिसीजन होंगे, आपके सारे डिसीजंस कैसे होने चाहिए, रूल ओरिएंटेड होने चाहिए। तो थ्रू आउट द इनके समय जब भी ये काम करते हैं, इनको यही सिखाया जाता है कि आप रूल ओरिएंटेड रहो। बट अगर रूल ओरिएंटेड रहते हैं तो फिर भाई जब मान लो कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर रूल प्रिस्क्राइब नहीं करता, उस केस में हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, उसके कारण क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस, समझा गया, फिर वहां पर तो आप कोई काम के नहीं रह जाते। क्लियर है, ठीक, बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट बोल रहा हूं कि भाई सिविल सर्वेंट का ना कैरियर बेस्ड सिस्टम होता है, मतलब सिविल सर्वेंट इज अ कैरियर सिस्टम होता है, मतलब कैरियर सिस्टम किसको बोलते हैं, ये सिविल सर्वेंट है ना, ये क्या है, सिविल सर्वेंट, एक बार ये एंटर कर गया, एंटर्स द सिस्टम, तो भाई अब इसको हटाना मतलब इजी नहीं रहता, अभी थ्रू आउट द लाइफ ये काम करता रहेगा, समझा क्या, वंस एंटर्स द सिस्टम, तो ये क्या होगा, काहे के लिए एंटर करता है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, कुछ फिक्स्ड पीरियड के लिए क्या करेगा, अब उस सिस्टम में चला गया, मान लो 20 साल 25 साल 60 साल तक की उम्र में, और वो क्या करेगा, अब उसको हटाना इजी नहीं रहता है अभी, समझ में क्या, अनटिल अनलेस अगर वो खुद से कुछ बड़ा ग्रेव मिस्चीवियस एक्टिविटीज ना किया हो तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता, समझ में क्या, फॉर अ फिक्स पीरियड, और क्या करेगा वो वहीं पर रहेगा कि प्रमोट होता रहेगा, गेटिंग प्रमोटेड, समझ में क्या भाई, वहीं पर नहीं रहता वो प्रमोट होता रहेगा, समझ में क्या, ये प्रमोशन काहे के आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर, समझ में क्या, और ऐसे करके वो क्या करता है, इस पूरी थ्रू आउट हिज कैरियर वो सर्व करता रहता है, सर्व्स दी सोसाइटी, समझ में क्या, ये नेक्स्ट फीचर होता है, समझ में क्या, इज अ कैरियर बेस्ड सिस्टम, ये याद रखना, क्लियर है ना, ये कैरियर बेस्ड सिस्टम होता है, क्यों बोलते हैं, क्लियर है ना इसका मतलब, बोलो, बोलो समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ यहाँ पर हमने समझा कि भाई रूल बेस्ड होना, ये रूल बेस्ड होता है, तो रूल बेस्ड क्यों बनाते हैं भाई, फिर उसको जब ये ट्रेंड इनकैपेसिटेंस हो गया वो, लेकिन इसलिए बनाया जाता भी क्योंकि उसका डिस्क्रिशन कम रहे, जब डिस्क्रिशनरी पावर खुद से जब आदमी डिसीजन लेता है तो अपने आप को भगवान समझने लगता है, समझ में आएगा, इसीलिए उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कहावत आपने पढ़ी होगी ना, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जब तक आप उसको एक्सट्रीम पावर दे दोगे और उस पर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर वो 100% करप्शन को लीड देगा, समझ में आ गया, वो 100% एलिटिज्म को जन्म देता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ती है हमको, समझ में गया, हम ऐसा नहीं है कि भाई हमको पता है सब कुछ कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, बट फिर भी उससे अच्छा कोई अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए क्या है, हमको उस जो भी है रूल बेस्ड पूरा उनको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट फीचर क्या है भाई, आंसरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो अभी देखा था ना उसी टॉपिक को एक्सपांड कर रहे हैं, आंसरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है,
ऐसा नहीं है कि वो अकाउंटेबल नहीं होंगे और आंसरेबल नहीं होंगे, ऐसा कभी होगा क्या? दुनिया में, इंडिया में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, इंडिया भी छोड़ो, उसमें अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी तो हर एक अथॉरिटी की होती ही होती। इवन पीएम अकाउंटेबल है कि नहीं है, इवन प्रेसिडेंट भी अकाउंटेबल होते हैं भाई, पार्लियामेंट उनको जब चाहे तब हटा सकती है। समझ में आ रहा है? मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से तो कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबल होना ही रहता है। अब वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, बट होगा तो जरूर। इवन जजेस सोचो, जजेस को भी हम हटा सकते हैं ना, हटा सकते हैं ना, मतलब उनकी भी कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट रूप से अकाउंटेबिलिटी तो है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ, ठीक है, अब आंसरेबिलिटी किसको बोलते हैं हम? आंसरेबिलिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। आंसरेबिलिटी किसको बोलते हैं और अकाउंटेबिलिटी किसको बोलते हैं? हाँ बोलो, कौन सा वाला? कैरियर बेस्ड मतलब एक बार घुस गए आप भाई, एक बार हम चयन हो गए, रिक्रूटमेंट हो गया हमारा, अब पूरी लाइफ हमको क्या करना पड़ेगा? सर्व करना पड़ेगा, सोसाइटी को सर्व करते रहते हैं और उनका प्रमोशन होता रहता है। पूरी फिक्स पीरियड, मतलब जितने साल आप सर्विस कर रहे हो, 60 साल तक की उम्र में आपको कोई हटा नहीं सकता ना आसानी से, इसीलिए इसको बोलते हैं कैरियर सिस्टम होता है। ठीक, अब उसको उस समय जब तक वो 60 साल तक नौकरी कर रहा है, 62-65 तक, तब तक उसको कोई हटाता नहीं है, वो फिक्स पीरियड के लिए काम करता ही करता है। कोई भी अथॉरिटी उसको अननेसेसरली हटाती नहीं है, वो धीरे धीरे प्रमोट होता रहता है और वो कुछ पैरामीटर्स के आधार पर और पूरी सोसाइटी को सर्व करता रहता है। क्लियर है? ठीक है। आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब क्या है? आप मेरे से, यू कैन क्वेश्चन मी, है ना, फॉर माई कंडक्ट, बट आप क्या नहीं कर सकते? मेरे को पनिश नहीं कर सकते अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो। मतलब क्या बोल रहा हूँ? यू कैन क्वेश्चन मी, यू कैन क्वेश्चन मी, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर लो। मी क्या करेगा? आंसर दे देगा। अब यू क्या होगा? आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सेटिस्फाइड मतलब नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। समझना क्या? यू कैन नॉट पनिश मी, यू कैन नॉट पनिश मी। पनिश मी मतलब वो किसी भी आधार पर हो सकता है, ये नहीं कि मुर्गा बना के ही खड़े हो, रेट आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, वो पनिशमेंट किसी भी आधार पर हो सकती है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी क्या होगा? जब यू कैन क्वेश्चन मी, you can question me for my conduct, you can question me for my conduct, plus you can punish me। समझा क्या? पनिश में, तब हम उसको बोलेंगे अकाउंटेबल होगा। क्लियर है ना? ठीक, ये दोनों का मतलब समझ में आ गया, तो आगे बढ़े भाई अपन, बोलो। नेक्स्ट, आप देखो यहाँ, एक है सिविल सर्वेंट, ठीक है, एक है पॉलिटिकल मास्टर। पॉलिटिकल मास्टर मतलब कौन? जिसको हम मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। और एक तरफ है पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, लोग हैं ये, आम आदमी है ये। ठीक, आप देखो, ये 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 बताओ, क्या सिविल सर्वेंट आंसरेबल होंगे पीपल के लिए? पीपल के लिए आंसर, क्या पीपल उनके डिसीजन को क्वेश्चन कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, आंसरेबल तो है ये। बट क्या लोग लोग हटा सकते हैं सिविल सर्वेंट को? लोग हटा सकते हैं? नहीं, लोग नहीं हटा सकते। बट क्या मिनिस्टर हटा सकता है एक सिविल सर्वेंट? बिल्कुल हटा सकता है। तो इसके प्रति ये क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं। समझा कि किसके प्रति? पॉलिटिकल मास्टर के प्रति। अब यहाँ पे बताओ, क्या पॉलिटिकल मास्टर इसके प्रति आंसरेबल है? क्या हम जो भी मिनिस्टर करते हैं उनके प्रति उनके क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? उनके डिसीजन को बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आप उनको पनिश भी कर सकते हैं? यस। कैसे पनिश करते हैं? अगले इलेक्शन में उनको वोट ही ना डालो, हार गए, वो पनिश हो गए, अकाउंटेबल। तो मिनिस्टर क्या हो गए? इसके प्रति अकाउंटेबल हो। मतलब क्या हो गया? सिविल सर्वेंट डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं इसके प्रति,
डायरेक्टली अकाउंटेबल तो इसके प्रति होते हैं, ठीक है ना, बट पीछे से अगर बैक डोर से देखो तो हम इनडायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं, समझा क्या। और इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या अकाउंटेबल होते हैं, तो आपको यही मान के चलना है कि नहीं होते हैं, समझा क्या। वो किसके प्रति अकाउंटेबल होंगे, पॉलिटिकल मास्टर के प्रति अकाउंटेबल होंगे, समझा क्या। मतलब कल को कोई दिक्कत हो जाए, मान लो ट्रेन क्रैश कर गई, तो सारा ब्लेम किस पर जाने वाला है, मिनिस्टर पर। अब उसके नीचे जो कौन कौन ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे थे, उनका नाम कभी नहीं आएगा न्यूज में, कुछ भी नहीं होता। उनकी इनकी जो भी होगी ना सीक्रेसी, इनका ओपेक करके रखते हैं इनको, भाई पब्लिक डोमेन में इनको आने नहीं देते, सुनना क्या। इनका नाम कभी भी आप नहीं सुनोगे कि भाई इसके कारण ऐसा ऐसा हो गया, बट अभी देखेंगे कुछ कुछ एट प्रेजेंट क्या क्या सिचुएशन हो रही है, ठीक है। मतलब हमको ये डायग्राम याद रखना है बस। इनडायरेक्टली तो अकाउंटेबल हैं, थ्रू किससे, थ्रू मिनिस्टर्स। मतलब ऐसा नहीं कि ये गलत करेंगे तो पब्लिक कुछ नहीं, पब्लिक प्रेशराइज करेगी इनको, मिनिस्टर को, फिर मिनिस्टर उसके हिसाब से आपका डिसीजन लेंगे, ठीक है। हाँ, डेमोक्रेसी है ना भाई। आप पढ़े लिखे हो तो काहे के लिए हो बताओ, सर्विस करने के लिए आए हैं ना। आपको उस पोस्ट पे रखा क्यों गया है, आपका नाम ही है सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट ही बोला जा रहा है आपको भाई, लोगों के लिए, आप लोगों के आप नौकर हो, आपको उनके लिए सर्व करना है। तो भाई आप किसके लिए, जिसके लिए सर्व होगा उसके लिए अकाउंटेबल होगे कि नहीं होगे, बिल्कुल होना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो, बट आपको पढ़ा लिखा हो उससे सिर्फ एक चीज का काम है कि भाई आप काम अच्छे से करोगे, तो इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है, समझा गया। कि भाई आप पॉलिसी को बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे, बस आपका पढ़ा लिखा होने का यही महत्व है यहाँ पर। बाकी आपको काम तो जनता के लिए करना है, काम तो आपको लोगों के लिए ही करना है, क्योंकि लोगों के लिए ही तो आपको बनाया गया है। ये पोस्ट ही का नाम ही क्या है, सिविल सर्वेंट, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, हम फुलफिल कर रहे हैं क्या, वी आर फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिमांड्स ऑफ डेमोक्रेसी, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट, उनका एक फीचर होता है कि वो इम्पार्शियल होते हैं, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल होंगे एंड न्यूट्रल होंगे, काहे में, इन हिज अप्रोच। भाई वो कोई भी डिसीजन लेगा तो किसी भी, हम ये मान के चलते हैं, हाउ एवर इन सब का देखो मिसयूज होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़, ये सब हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली में सब चीज़ अलग है, बट फिर भी एक न्यूट्रल होना मांगता तो यही है ना, कि भाई न्यूट्रल रहो आप। कोई भी पॉलिसी डिसीजन में अगर आप सोचो एक कम्युनिटी के पक्ष में सोच करके करोगे, और सोचो आप उस आपके ज़िले में सिर्फ एक व्यक्ति थोड़ी रह रहा है यार, आपके ज़िले में मल्टीपल वेराइटी के लोग रह रहे हैं, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। फिर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करने लगो उनके बीच में, तो फिर एक सोशल हार्मनी नहीं बन पाएगी, समझा क्या, सोशल कन्फ्लिक्ट होगा। इसीलिए क्या बोल रहा हूँ, ये इनको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, मतलब इनको जो वर्क करना पड़ेगा वो कैसा होना चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप, किसी ग्रुप को लेकर के, किसी सेक्स को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, है ना, रीजन को लेकर के, कि भाई आप बुंदेलखंड के हो इसलिए डिस्क्रिमिनेट करेंगे, बघेलखंड के हो इसलिए डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, समझ में आ गया। अब बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे कि भाई आप इम्पार्शियल रहो, बेस्ट वे टू बी इम्पार्शियल क्या हो सकता है, कि भाई ऐसा एक तरीके से होगा कि भाई ये आपका पर्सनल इमोशन है ना, ये पर्सनल इमोशन है, आप इसको, ठीक है ना, इसको आप इन्वॉल्व मत करो, डू नॉट इन्वॉल्व विथ वर्क, है ना। अगर आप अपने पर्सनल इमोशन को अपने काम के साथ इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो आप क्या रहोगे, इम्पार्शियल रहोगे। और यही चीज एक सिविल सर्वेंट को सिखाया जाता है, समझा क्या। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, रूल बेस्ड है, समझा क्या, रूल्स बनाए गए हैं, इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं,
समझ में आ गया। इससे हम क्या करते हैं, रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट से हम स्ट्रेंथन करते हैं भाई, स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं क्या, किस चीज़ को, इस चीज़ को कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पर्सनल इमोशंस को अपने वर्क से अटैच मत करो। यही हमको शुरू से ही ट्रेनिंग से ही सिखाया जाता है। समझ में आ गया। तो भाई 6-7 फीचर हमने देख लिया ना सिविल सर्वेंट के। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो फीचर्स तो हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज का क्यों होना चाहिए और कैसे, ये सब आगे। ठीक है, आप सिविल सर्विसेज कर रहे थे अपन, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक टर्म पढ़ेंगे अपन जिसको बोलते हैं कि भी पहले देखते हैं फंक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट। एक सिविल सर्वेंट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे एक टॉपिक को कि सिविल सर्विस सर्वेंट को न्यूट्रलिटी, ये एक टॉपिक करेंगे। ठीक है, कि भाई क्यों उसको न्यूट्रल रहना क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना, बट उसके पहले जल्दी से समझते हैं कि ये फंक्शंस क्या है इसके, है ना, कि एक सिविल सर्वेंट क्या क्या फंक्शन करता है, परफॉर्म। तो सबसे पहला फंक्शन क्या करेगा भाई, एक साइकिल चलाते हैं अपन, मान लो कि भाई कोई स्कीम चल रही है, तो सिविल सर्वेंट क्या देखेगा कि भाई ये वाला पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया उसका, सबसे पहला फंक्शन हो गया आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक। सबसे पहला पॉइंट ही एक सिविल सर्वेंट का ये होता है कि भाई आपका जो काम होता है आप उसको इस तरीके से ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें एनालाइज करना है कि भाई उस स्कीम्स को, उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, ये एक पहला काम होता है। ठीक है ना, इससे भी नेक्स्ट, इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई जो जिस लिए ब्यूरोक्रेसी जानी जाती है वो है कि भाई कम्युनिकेशन करना, किससे, पॉलिटिकल मास्टर से, काहे में टाइम टू टाइम जो भी उनको ज़रूरत लग रही है उससे रिलेटेड उनको एडवाइस देना, उनको सपोर्ट करना, ताकि वो बेटर पॉलिसी मेकिंग कर पाएँ, ताकि उनका उतना ही बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। मतलब क्या है, कम्युनिकेटिंग, ठीक, कम्युनिकेटिंग टू दी पॉलिटिकल मास्टर्स। ठीक, ठीक है भाई, अपने पॉलिटिकल मास्टर से कम्युनिकेट करना, काहे से रिलेटेड कम्युनिकेशन, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, ये सारे मैटर में पॉलिसी मेकिंग। ठीक है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट में किसी चीज़ को हैंडल करना है तो कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भी, इनसे रिलेटेड इनको क्या करना है, यही लिख दो नीचे, टू प्रोवाइड पॉसिबल सॉल्यूशंस। यहाँ पर जब हम कम्युनिकेट का बोल रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कम्युनिकेट करेंगे, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड क्या करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जब हम बात करें सॉल्यूशन देने का तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट के समय में तो आप इसको बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाओ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मास्टर्स को कुछ प्लान तैयार करना है, समझ में आ रहा है। अब भाई उनको फाइनल अप्रूवल, देखो ऑन पेपर तो अप्रूवल कौन लेगा, वो मिनिस्टर से लेंगे, बट उसकी टेक्निकलिटी कौन देखेगा भाई। मान लो एक रेलवे लाइन निकालनी है, मिनिस्टर्स तो कुछ समझेंगे नहीं, वो सिविल सर्वेंट्स ही वो सारी चीज़ों का उनके पास आइडिया रहता है, तो वो उस हिसाब से सारी चीज़ समझेंगे और उसको अप्रूवल करेंगे, है ना। इन रियलिटी ऑन पेपर कौन करेगा, वो तो मिनिस्टर करेंगे, बट ऑन बैक हैंड कौन सारे अप्रूवल करता है, ठीक है ना, वो कौन करते हैं, यही एक सिविल सर्वेंट होते हैं। मतलब प्लान क्या करेंगे, प्लानिंग, है ना, काहे के लिए, पॉलिसी मेकिंग, फिर इस पॉलिसी मेकिंग का क्या, अप्रूवल लेना, अप्रूवल बाय पॉलिटिकल मास्टर। ठीक, ये भी एक हो गया। नेक्स्ट, ये जो भी पॉलिसी होगी, देखो इसका पॉलिसी मेकिंग में प्लान भी यही करते हैं, याद रखना है आपको। प्लान भी कहाँ से हो रहा है, सिविल सर्वेंट्स कर रहा है, और इस पॉलिसी मेकिंग को इम्प्लीमेंट भी कौन करेगा,
ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन भी सिविल सर्वेंट ही करते हैं, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, समझा क्या? तो ये नेक्स्ट फीचर हो गया आपका। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना भाई, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन वही करना। अब इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो उसके बाद वही बात आ गई भाई 6 पॉइंट में, मॉनिटर करोगे उसको। यस, मॉनिटर भी यही करते हैं, मतलब अभी ध्यान देना क्या क्या बोल रहा हूँ, मॉनिटर करना और उसका फीडबैक निकालना सब कौन करता है? एक सिविल सर्वेंट ही करते हैं, समझ में आ गया? नेक्स्ट, मॉनिटर और फीडबैक करोगे तो 7वां पॉइंट आ जाएगा भाई, कोई नेसेसरली अगर लगता है कि समय के साथ साथ विथ चेंजिंग सिचुएशन डायनामिक अप्रोच होनी चाहिए। डायनामिक मतलब अगर सिचुएशन चेंज हो रही है उस हिसाब से स्ट्रेटजी भी चेंज हो जानी चाहिए, तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन करना ताकि उसको हम बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकें। मतलब क्या है, लास्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन फॉर चेंजिंग स्ट्रेटजी। क्लियर है? तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रखो। क्लियर? बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बोल रहा हूँ ये कोई प्लान है, ये कोई पॉलिसी है, समझ में आ गया? ये कोई स्कीम्स हो सकती है, ठीक, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये सब चीज पर बैकहैंड पर, ये बैकहैंड है, ये उसका फ्रंट है। बैकहैंड पर ये सब करता है कौन है? प्लान बाई, ये सब कौन करता है? बाई सिविल सर्वेंट, यहाँ पर भी सिविल सर्वेंट, ठीक है ना? अब इस प्लान, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? मतलब इसका प्लानिंग, इन सब की प्लानिंग कौन कर रहा है पीछे? तो प्लानिंग बाई सिविल सर्वेंट, इसका इम्प्लीमेंटेशन बाई सिविल सर्वेंट, इम्प्लीमेंटेशन बाई सिविल सर्वेंट। और इसका मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटरिंग बाई, ये भी सिविल सर्वेंट, ठीक है। फिर इसका मॉनिटर के बाद क्या बताया मैंने? आइडेंटिफिकेशन फॉर चेंजिंग स्ट्रेटजी, आइडेंटिफिकेशन फॉर चेंजिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी ये कौन करेगा? ये भी बाई सिविल सर्वेंट, समझ में आ गया? तो भाई सब कुछ सिविल सर्वेंट करते हैं, तो फिर मिनिस्टर क्या करते हैं? मिनिस्टर बस क्या करते हैं, साइनिंग अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी, और इन सब चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होते हैं वो, समझे? इन सब चीज़ों के लिए साइन भी वही करेंगे, इसीलिए मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल टू पीपल्स, समझा क्या? कैसे? तो वही लोकसभा के थ्रू, समझा क्या? मतलब कल को कुछ गड़बड़ी होगी तो सिविल सर्वेंट कर, सब कुछ सिविल सर्वेंट रहा है लेकिन नाम सिविल सर्वेंट का नहीं आएगा, समझा क्या? कल को ब्रिज कोलैप्स हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी जाती है? मिनिस्टर की रहती है। कल को अगर कोई बहुत हाइक हो गया कोई प्रोजेक्ट तो उसमें वाहवाही भी किसकी होगी? फिर मिनिस्टर की होगी, एक सिविल सर्वेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। क्लियर है इस चीज में? बढ़े आगे। अब देखते हैं सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी, पहले मतलब समझेंगे और इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, मीनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक, ये समझना है आप, ठीक है? इंपॉर्टेंस या फिर नीड, क्यों जरूरी है ये समझना है आप। क्या होता है सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी किसको बोलते हैं हम? न्यूट्रलिटी मतलब समझो इसका, ठीक, बताओ क्या समझते हो? न्यूट्रलिटी का मतलब होता है, देखो कि भाई लैक या फिर एब्सेंस ऑफ कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ मेरा एफिलिएशन ना हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मेरा प्रेफरेंस ना हो, समझा क्या? किसी भी पर्सनल आइडिया, मेरी जो पर्सनल आइडियोलॉजी है वो मेरे वर्क कल्चर को इम्पैक्ट ना कर सके, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं न्यूट्रल हूँ, समझा क्या? मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? एब्सेंस हो, लैक हो ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन,
समझा के भाई किसी भी तर्क, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के मेरा कोई भी एफिलिएशन ना हो, समझा क्या, या फिर और लैक ऑफ या फिर एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस, है ना, मेरा कोई प्रेफरेंसेस भी ना हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, समझा क्या, किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो पर्सनल आइडियोलॉजी है वो भी हमको गाइड ना कर सके, समझा क्या, पर्सनल आइडियोलॉजी डू नॉट गाइड्स या फिर ड्राइव्स, ठीक है ना, हिम या फिर सिविल सर्वेंट को, ठीक है ना, मतलब जो भी उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी है उससे वो ड्राइव भी ना हो पाए। इन सब के साथ साथ, इन सब के साथ साथ वो जो भी सिविल सर्वेंट एक एडवाइस देगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट किसको एडवाइस देता है, ये एडवाइस करता है किसको, एडवाइस करते हैं मिनिस्टर्स को करते हैं, हाँ मिनिस्टर्स को करते हैं। ये जो भी एडवाइस देगा वो एडवाइस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं होनी चाहिए, वो देश के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। मतलब ये जो एडवाइस होगी वो टेक्निकली राइट होनी चाहिए, समझा गया, मतलब उसको ये ध्यान में रखना है कि भाई इसमें इंटरेस्ट किसका होना चाहिए, उसमें हो सकता है पार्टी का इंटरेस्ट हो, बट उससे प्रायोरिटी किसको देनी है, उसको नेशनल इंटरेस्ट, समझा गया, मतलब वो जो टेक्निकली राइट होनी चाहिए, मतलब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, समझा गया, एंड नॉट एंड नॉट एंड नॉट जस्ट पॉलिटिकली राइट। पॉलिटिकली राइट हो सकती है, देखो कई डिसीजन होते हैं वो राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छे होते हैं बट वो देश के इंटरेस्ट पे नहीं होते हैं, समझा रहा, लेकिन यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट का क्या काम है कि भाई आपको वो एडवाइस देनी है जो कि यार टेक्निकली राइट होनी चाहिए, पॉलिटिकली राइट हो सकती है या नहीं हो सकती उससे कुछ लेना देना नहीं, बस टेक्निकली राइट होनी चाहिए, मतलब वो देश के हित में ज़्यादा होना चाहिए। पॉलिटिकली राइट का मतलब क्या होता है कि भाई पॉलिटिकली राइट का मतलब ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, है ना, अगर पार्टी के इंटरेस्ट में है तो उसके हिसाब से पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन है ना। जैसे कि मान लो कि भाई दंगा हो रहा है, ठीक है ना, दंगा हो रहा है, बुलाया गया आपको, आप उससे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को देखो फायदा हो रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लो रूलिंग पार्टी को फायदा हो रहा है कि भाई दंगा भड़केगा तो भाई उसको हो सकता है कि वोट बैंक की तरफ से उसको फायदा मिले, बट आपको क्या एडवाइस देना है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि ये लार्जर इंटरेस्ट होगा भाई लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो चलो वोट बैंक देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म में इतिहास क्या बोलेगा आपको, ये सब चीज़ सोच करके आपको एडवाइस देना, समझा कि इसको हम बोल रहे हैं कि भाई टेक्निकली करेक्ट एडवाइस देना, ठीक है। वो पॉलिटिकली करेक्ट भी है कि आप बोल दोगे कि भाई ठीक है होने तो दंगा फसाद, भाई वोट बैंक ही हासिल होगा, पॉलिटिकली तो वो उस पार्टी के लिए हित में है, उसके लिए तो सही है वो चीज़, बट टेक्निकली वो एडवाइस आपकी कैसी है, गलत है, समझा कि ये है एक एग्जांपल जिससे आप समझ गए, ठीक है, क्लियर। न्यूट्रलिटी का मतलब समझ में आ गया ना, आपका कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका जो पर्सनल चॉइस है आपको गाइड ना करे, इसके साथ साथ जो भी आप एडवाइस दो वो टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। बढ़े आगे, अब मैं क्या बोलूँ, एक बात बताओ क्या क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग न्यूट्रलिटी या फिर न्यूट्रल सिविल सर्वेंट। अगर आप न्यूट्रल सिविल सर्वेंट हमारे देश में रहेंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है बताओ। सबसे फ़ायदा तो ये होगा भाई, पहला फ़ायदा कि पीपल्स का फेथ जो होता है ब्यूरोक्रेसी में बढ़ेगा, सिविल सर्वेंट्स में उनका फेथ बढ़ता है, मतलब पीपल्स ट्रस्ट इन सिविल सर्वेंट ये क्या होता है, बढ़ता है, समझा गया। नेक्स्ट, अगर आप न्यूट्रल होगे
तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट लोगे। उसके हिसाब से क्या होगा भाई, आपके डिसीजन मेकिंग में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मतलब क्या होता है भाई, एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, एफिशिएंसी इंक्रीजेस काहे में, इन डिसीजन मेकिंग। क्लियर? थर्ड आओ। नेक्स्ट, आप जो भी डिसीजन लोगे वो सब के लिए एक समान होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा आप किसी के फेवर में लेकर के डिस्क्रिमिनेट करके डिसीजन लोगे। मतलब जो डिसीजन आप हर सिचुएशन, वैसी सिचुएशन होगी अगर, तो हर व्यक्ति वैसा ही डिसीजन लेगा, है ना। अगर वो न्यूट्रल है, जैसे मैं भी न्यूट्रल हूँ, सामने वाला ब्यूरोक्रेट भी न्यूट्रल है, तो भाई और सेम सिचुएशन आएगी, तो अगर हम दोनों न्यूट्रल हैं तो हम समान डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे? किसी को फेवर नहीं करेंगे, सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि भाई डिसीजन में यूनिफॉर्मिटी आएगी, यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, हम जो भी डिसीजन लेंगे, डिसीजन काहे पे होंगे, वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन होगा, है होगा कि नहीं होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने भाई, जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है ना। डिसीजन मतलब मैं मान लो कि पॉलिसी बना रहा हूँ भाई, पॉलिसी भी मैं बनाऊंगा, मान लो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, तो क्या फिर मैं किसी पार्टी का ज़्यादा फेवर करके पार्टी डिसीजन बनाऊंगा, पॉलिसी बनाऊंगा, तो भाई वो गलत हो जाएगा ना। मेरे को तो सबको एकदम एक बराबर ट्रीट करना है, तो इसलिए मैं क्या चाहूँगा कि भाई इसका फ़ायदा सबको, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ना हो। तो उसमें क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग में मैं जो भी बनाऊंगा वो मेरिट के आधार पे होगा ना, है ना, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई जब हम क्या होते हैं, जब हम न्यूट्रल नहीं रहते हैं, अगर मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, ठीक है ना, ये व्यक्ति न्यूट्रल नहीं है, तो इसकी जो आइडियोलॉजी होगी वो कैसी हो जाएगी, पैरोकियल हो जाएगी। पैरोकियल मतलब ये हर चीज को अब नैरो माइंडेडनेस हो जाएगी, इसकी सोच हर चीज को ये कम्युनल, कास्ट, पॉलिटिक्स, ये सोच करके इम्प्लीमेंट करेगा और पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग करेगा। समझा क्या? जो कि देश के इंटरेस्ट में नहीं होता। ठीक है, ठीक। मतलब क्या है, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये है पॉलिटिकल मास्टर्स, पॉलिटिकल मास्टर्स, और ये हैं आपके सिविल सर्वेंट। ठीक है, ये तो भाई कीप्स चेंजिंग है ना, ये तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये थोड़ी सिविल सर्वेंट थोड़ी चेंज होते हैं, ये तो सेम रहते हैं, रिमेन सेम, रिमेन सेम। ठीक है, जैसे कि भाई अभी 5 साल कोई गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, 5 साल बाद कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 साल बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो पुराने सारे सिविल सर्वेंट को उखाड़ के भगा देगी, बोलेगी कि जाओ भाई तुम, वो तो वही रहते हैं ना। और अगर पॉलिटिकल मास्टर्स बहुत अच्छे हो जाएं तो उतना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वो इनसे परफॉर्म करवा सकते हैं एक सिविल सर्वेंट से। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है पॉलिटिकल मास्टर्स के विल पर, वो जितना अच्छे से अगर चाहेंगे, क्योंकि देखो इनको तो काम करना ही है भाई, आप अगर अच्छी तरीके से काम करवाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, अगर आप ढंग से काम नहीं करवाओगे तो वो फिर वो भी करप्ट हो जाएंगे, मतलब जैसा सिस्टम चाहता है वो वैसा उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। तो अगर आप अच्छे पॉलिटिकल मास्टर्स होंगे तो वैसे भी अच्छा होगा। लेकिन वही ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई ये तो सेम रहेंगी, इसीलिए अब जैसे कि मान लो कि पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती रहती है, तो भाई क्या इनकी भी आइडियोलॉजी को चेंज रखना चाहिए हमको? भाई ये भी जब कांग्रेस आए तो कांग्रेस का फेवर करे, जब बीजेपी आए तो बीजेपी का फेवर करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होगा तो फिर ये एक अनस्टेबल हो जाएगा ना भाई, आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रख पाओगे, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग चलती है, उसकी आइडियोलॉजी अलग चलती है, आप उसी को स्पून फीडिंग करने लगोगे उसके अनुसार, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन करना दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो सिविल सर्वेंट होना चाहिए
इनको किसी भी पार्टी के खिलाफ इमोशंस नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी के पक्ष में इमोशंस नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो वो आपकी जो वर्क है उसको गाइड ना करे, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूँ, दे मस्ट नॉट कैरी पर्सनल लव और हेट टुवर्ड्स एनी पार्टी और मिनिस्टर। ठीक, समझा क्या ना? क्योंकि अगर ऐसा कर रहा है रहेगा, अगर सोचो आप किसी भी पार्टी के तरफ इंक्लाइंड नहीं हो, आप किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करते हो, तो उससे क्या होगा भाई, जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसको ये बूस्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। दिस विल गिव कंटिन्यूएशन टू कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसको समझो कैसे, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो अभी की बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, देखो बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी तो वो क्या बोल रही थी कि मनरेगा हम हटा देंगे, समझ में आ रहा है भाई? मनरेगा हटाने की बात भी कर रहा था, और याद करो वो बोल रहे थे कि नो फर्स्ट यूज, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है हम उसको भी हटा देंगे। ऐसा ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लोग करते हैं ना कि भाई हम ये हटा देंगे, आएंगे हम ये हटा देंगे। अब सोचो क्यों नहीं हट पाया आज तक, क्यों नहीं हटा भाई? फिर नो फर्स्ट यूज, आज भी हम नो फर्स्ट यूज एडवोकेट करते हैं, आज भी मनरेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिविल सर्वेंट उनको रोकते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो ये देश के इंटरेस्ट में नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट में तो जरूर हो जाएगा बट ये देश के इंटरेस्ट में नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, ऐसी कोई भी पॉलिसीज, ऐसी कोई भी स्कीम जो देश के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं रहती, उसका ये उनको पॉलिटिकल मास्टर्स को समझाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखा है कि भाई जो भी इंडिया कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जैसा चलता है, चाहेंगे तो पूरा चेंज कर देंगे ना आकर के, वो है ना, मेजोरिटी है आपके पास, कोई भी स्कीम्स को लाओ, किसी भी स्कीम्स को हटा दो, कैसा भी जैसा चाहेगा आप वैसा एडमिनिस्टर कर सकते हो। बट ऐसा क्यों नहीं हो पाता फिर, है ना? एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, दो एग्जाम्पल, नो फर्स्ट यूज का, और फिर मैंने आपको दिया कि भाई इसका दे दिया मैंने मनरेगा का। ये सब की बात तो बहुत हो रही थी कि हटाएंगे हटाएंगे, बट क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं और सिविल सर्वेंट्स ये चीज को समझते हैं कि भाई आप आओगे जाओगे, बट ये वाला जो एंटायर सिस्टम चल रहा है इसका रहना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये लार्जर इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, और ये लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट सोच करके चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट सोच करके चलती है। पॉलिटिकल मास्टर्स कैसा चलते हैं, शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट सोच के चलते हैं, और वो कैसा, लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट सोच के चलते हैं। ठीक है ना? तो ये बात थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना? प्लस अगर ये न्यूट्रल रहेंगे, ये न्यूट्रल रहेंगे, इनका अगर न्यूट्रल रहेंगे, इफ न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल रहेंगे तो भाई ये हर पार्टी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भाई कोई भी पार्टी हो, सेम सिचुएशन में वो वही एडवाइस देंगे ना भाई जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा। इसीलिए भाई उससे तो एफिशिएंसी भी आती है ना, और हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चाहिए, बेटर गवर्नेंस ही तो देना है लोगों को। मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर वो न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं तो क्या होगा, दे कैन एडजस्ट, दे कैन एडजस्ट विथ एवरी न्यू गवर्नमेंट। और सोचो अगर वो मान लो कि भाई इंक्लाइंड हो गए, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो गए, जैसे कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो कल को अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो फिर तो वो मेरे को निकाल देगी, और निकालेगी नहीं तो मेरे को कुछ अच्छी पोस्ट तो देगी नहीं, कहीं जा करके किसी छोटे से ऑफिस में बैठा देगी, फील्ड वर्क देगी नहीं, सेक्रेटरी का काम देगा नहीं, कुछ ना कुछ काम में मेरे को ऐसी जगह फंसा के रख देंगे वो। उससे क्या होगा, मैं एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कहाँ पे चला जाऊंगा, कहीं साइड में चला जाऊंगा, एफिशिएंसी ठप हो जाएगी। समझा क्या? इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि भाई सिविल सर्वेंट का न्यूट्रल होना बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि भाई वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टच करता है। समझा गई बात? क्योंकि क्योंकि हमने देखा ना अभी, क्योंकि वो जो भी डिसीजन दे लेगा वो टेक्निकली राइट होगा, टेक्निकली राइट होता है मतलब वो लार्जर इंटरेस्ट में होगा नेशन के। समझा गया? उससे क्या होता है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है,
एफिशिएंसी अच्छी आती है, समझ में क्या, गुड गवर्नेंस आता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इंडिया में क्या स्ट्रक्चर रहा है। इंडिया में क्या स्ट्रक्चर रहा है कि भाई देखो, एक है ये, मतलब हम देख रहे हैं कि भाई ये जो सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी है ना, ये अभी तक हमारे समय में कैसे हुई है, मतलब इवॉल्व कैसे हुई है। जब हम बात करते हैं नेहरूवियन एरा की, नेहरूवियन एरा के समय में, इस समय की बात करें, और फिर उसके बाद हम बात करें 1967 की और उसके बाद की, समझा गया? तो भाई क्या चेंजेस आए हैं ये हमको समझना है, ठीक है ना, कि भाई क्या न्यूट्रल रहते थे कि नहीं रहते थे। तो अगर हम बात करें नेहरूवियन ईयर की, जब नेहरू जी का समय था, उस समय क्या था भाई, हाईली न्यूट्रल रहते थे वो, समझा गया? वो जो भी डिसीजन लेते थे वो देश के हित को सोच करके लिखाते थे, समझा? क्योंकि अभी अभी देश आज़ाद हुआ था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, और उस समय ऐसे ऐसे बोल्ड लीडर्स थे, और वो खुद चाहते थे कि भाई जो भी डिसीजन लिए जाए वो कैसे लिए जाएं, ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई देश का इंटरेस्ट सर्व हो, पर्सनल इंटरेस्ट सर्व ना हो, समझा गया? उस समय वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा लोगों के मन में बसी हुई थी, इसलिए कि भाई जब नेहरू जी का समय था तो उस समय हाईली न्यूट्रल रहते थे सिविल सर्वेंट। इवन सिविल सर्वेंट नेहरू जी और सरदार पटेल जैसे लोगों को भी क्वेश्चन करते थे कि भाई ये वाला डिसीजन लेने से ऐसा गड़बड़ हो सकती है, समझ में आ रहा है? तो उस समय के जो वो थे वो बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रल होते थे, समझा कि हाईली न्यूट्रल थे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न था कि भाई उस समय बिकॉज ऑफ वैल्यू सिस्टम, भाई उस समय का जो वैल्यू सिस्टम है ना वो बहुत हाई था, समझ में क्या? और उस समय का पता है क्या रहता था कि भाई उस समय पॉलिटिकल मास्टर्स भी थोड़ा सा एक्टिव रहते थे। आजकल पॉलिटिकल मास्टर्स को आप थोड़ा सा गलत या फिर आप ऐसी एडवाइस दे दो जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है ना, तो वो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब वो ईगो पे लेते हैं, और वो मतलब जो वर्क कल्चर है वैसा वो देते भी नहीं है आजकल। क्योंकि अगर आजकल अगर वो ऐसा अगर क्रिएट करें, आप उनसे, वो चाहते ही हैं कि भाई आप उनको वो एडवाइस दो जो वो सुनना चाहते हैं। आजकल ऐसा हो गया, लेकिन पुराने समय में वैल्यू सिस्टम था, तो भाई जो सिविल सर्वेंट्स थे वो उनको वही एडवाइस देते थे जो नेशन के इंटरेस्ट में, पॉलिटिकल मास्टर्स भी वही एडवाइस सुनना पसंद करते थे जो नेशनल मतलब नेशन के इंटरेस्ट में। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारा जो कल्चर है ये चेंज हो गया। अब पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है और पॉलिटिकल मास्टर सिर्फ वही एडवाइस सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद होता है। मतलब क्या है, देखो 19 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लूँ 1967 में, अब देखते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। 1967 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं और 1967 के बाद की बात कर रहा हूँ। देखते हैं, अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो, ये आप कौन हो, सिविल सर्वेंट हो, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप सिविल सर्वेंट हो, ठीक है ना। तो पहले क्यों कन्फ्लिक्ट नहीं होता था, अब के समय में क्यों कन्फ्लिक्ट होते हैं इतने ज़्यादा, है ना, आइडियाज़ को लेकर के, और क्यों लोग न्यूट्रल नहीं रहते, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। सिविल सर्विस सर्वेंट जो होते क्यों न्यूट्रल नहीं रहते। यहाँ है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, यहाँ है स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर भी है यूनियन गवर्नमेंट, आज भी होती है यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे भी है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब देखो 1967 के पहले की अगर हम बात करें ना, 1967 के पहले की अगर बात करें हम, तो भाई एक चीज़ और याद रखो कि भाई यहाँ पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, समझा क्या, और यहाँ पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी। मतलब क्या था, बोथ लेवल पर क्या है, यूनिफॉर्मिटी होती थी। यूनिफॉर्मिटी काहे को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के। भाई भाई कांग्रेस की वही आइडियोलॉजी है और स्टेट पर भी वही आइडियोलॉजी है, तो कन्फ्लिक्ट क्या होगा, कन्फ्लिक्ट कम होगा, समझा क्या, कन्फ्लिक्ट कम होगा। तो सिविल सर्वेंट जो भी डिसीजन लेंगे उसमें एक हार्मनी बन जाती थी, समझा क्या, हार्मनी बनी रहती थी यहाँ पर, समझा क्या, क्लियर है ना। और आपको उतना ज़्यादा इधर उधर घूमने फिरने का टेंशन नहीं होता था, आप न्यूट्रल डिसीजन ले लेते थे। लेकिन पोस्ट क्या होने लगा, पोस्ट होने लगा कि यूनियन में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती थी
और 1967 में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई 9 स्टेट्स थी ना, जो 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। और उसके बाद आपको पता है, उसके बाद भी तो रीजनल पार्टीज आने लगी, रीजनल पार्टीज आ गई और उनकी गवर्नमेंट आने लगी लोकल लेवल पर। हाउएवर पहली बार तो अभी आपको पता है कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत बाद में आने वाली, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा था, इसके कारण क्या होगा भाई, इसके कारण यूनिफॉर्मिटी रहेगी नहीं, यहाँ पर होमोजीनस था, यहाँ पर हेट्रोजेनिटी आने लगी, हेट्रोजेनिटी आने लगेगी। काहे को लेकर के, आइडियोलॉजीज को लेकर के, आइडियोलॉजीज को लेकर के आज हेट्रोजेनिटी आने लगी। मतलब क्या होने लगा, अब जो सिविल सर्वेंट काम करेगा है ना, अब वो जो भी डिसीजन लेगा, जो भी काम करेगा, उसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। वो काम कर रहा है लेकिन कन्फ्लिक्ट हो रहा है दो आइडियोलॉजी के बीच में, किसके किसके में भाई, एक तरफ है यूनियन गवर्नमेंट और एक तरफ है स्टेट गवर्नमेंट। काहे के लिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन दी पॉलिटिकल ग्राउंड्स। अभी दिल्ली में हो रहा है कि नहीं हो रहा कन्फ्लिक्ट, पुडुचेरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा कन्फ्लिक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट अपोजिट होती हैं। जिस स्टेट में भी गवर्नमेंट अपोजिट हो रही हैं तो देखो आप, वहां पे कन्फ्लिक्ट होता है। उस केस में ये सिविल सर्वेंट को यूज किया जाता है इन पॉलिटिकल पार्टीज को एज अ टूल, जिसके कारण ये क्या करेगा भाई, इसको अपनी सर्विस करनी है तो ये क्या करेगा, आपके फेवर में काम करने लगेगा। ऐसे में न्यूट्रलिटी क्या होने लगेगी, इसकी न्यूट्रलिटी कम होने लगी, समझा रहे, इसकी न्यूट्रलिटी एकदम डिक्लाइन होने लगी, समझा क्या। मतलब यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर अब ये क्या चाहेगा, ये सिविल सर्वेंट चाहेगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या हो, पॉलिटिकल पेट्रोनेज हो। पॉलिटिकल पेट्रोनेज समझते हो कि भाई इसके छत्र छाया में रहूँ मैं, उसकी छत्र छाया में रहूँगा तो सेफ रहूँगा, समझा क्या, किसकी, रूलिंग पार्टी की, समझा क्या, पॉलिटिकल पेट्रोनेज रूलिंग पार्टी का। प्लस इनके दिमाग में ये भी रहता है ना भाई कि मैं क्या करूँगा, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मतलब आज कल मैं अगर रिटायरमेंट हो गया तो मेरे को गवर्नर की पोस्ट दे देंगे कहीं पर, समझा क्या, मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाएगा, जैसे कि अभी देखो सीजेआई को बना दिया गया है, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाती है, ये सब कहलाती है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, कि रिटायरमेंट के बाद अच्छी कोई पोस्ट मिल जाए। ये सब के कारण भी क्या होगा, वो क्या चाह रहे हैं भाई, वो यही चाह रहे हैं ना कि मेरा पेट्रोनेज मिलता रहे। मतलब इसके कारण क्या होता, आपकी न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई कि नहीं हो गई। तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड जो था वो ये था, क्लियर है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना क्यों वीक हो गया था ये, ठीक है, क्योंकि भाई अभी बताया मैंने कन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक है ना, तो ये बात है, ये थोड़ा सा याद रखना। मतलब एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट क्या हो गया, एट प्रेजेंट हो गया है जिसको हम बोलते हैं यस मिनिस्टर कल्चर, यस मिनिस्टर कल्चर। यस मिनिस्टर कल्चर मतलब समझते हो। दूसरा अभी बताता हूँ क्या है यस मिनिस्टर, मतलब हर चीज में हाँ करो। पॉलिटिकल मास्टर बोल रहा है कि भाई ये सही है क्या, तो हाँ, आप उसको हाँ करो, मतलब बटरिंग करना, बटरिंग करना, हाँ में हाँ मिलाना, मतलब वो उनको वही चीज सुनाना जो उनको वो चाहते हैं, समझना क्या। वो मतलब सब चीज काहे में करना आपको, जो भी डिसीजन हो, डिसीजन वो काहे से होना चाहिए, ऑन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में नहीं रखते, समझा क्या, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे हैं, समझा क्या। मतलब क्या है, अभी मैंने बता दिया, यस मिनिस्टर कल्चर इसी को बोलते हैं। मतलब पॉलिटिकल पेट्रोनेज चाहिए इनको, पॉलिटिकल पेट्रोनेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, ये आजकल बढ़ती है, समझा क्या, पॉलिटिकल पेट्रोनेज का डिमांड बढ़ते जाता है, ठीक है। मतलब इसके कारण क्या होता है अभी देखो, 1967 के पहले अभी बताया ना, 1967 के पहले जो था ना, सिविल सर्वेंट को बोला जाता कि था, याद है ब्रिटिश के जो सिविल सर्वेंट है उसको हम स्टील फ्रेम भी बोलते थे, तो स्टील फ्रेम अभी भी था ये,
स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ये ब्रिटिश के समय से ही चला आ रहा था, ब्रिटिश एरा से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, समझा क्या? पोस्ट इंडिपेंडेंस जब तक ये नेहरूवियन एरा ये सब थे, उसके बाद यहाँ पर क्या होने लगा, उसके बाद यहाँ पर ये होने लगा भाई, उसके बाद यहाँ पर तो हमने देखा इसमें क्या हो रहा है, ये स्टील फ्रेम जो था, स्टील फ्रेम ये क्या होने लगा, वीकेंड होने लगा। क्यों होने लगा ये चीज़ आपने समझ लिया। एक चीज़ और याद करो, पंचायती राज व्यवस्था में मैंने क्या बताया था, इस समय इसके बाद जब इंदिरा गांधी का समय आता है, इंदिरा गांधी का है ना, इंदिरा गांधी जी का जब समय आएगा तो उस समय मैंने क्या बताया था कि भाई सेंट्रलाइजेशन करने लगी थी, वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन होने लगा था, ज़्यादा से ज़्यादा पावर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आने लगी, मतलब उतना ज़्यादा उनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी मिलने लगा। याद करो, बताया था ब्यूरोक्रेटाइजेशन होने लगा था, है ना। ब्यूरोक्रेटाइजेशन जब आप बढ़ाओगे तो भाई आपके पास बहुत ज़्यादा पावर दे दी, और जब बहुत ज़्यादा पावर दे दी तो पॉलिटिकल मास्टर्स के पेट्रोनेज भी तो बढ़ेगा आपका, समझा क्या? तो इस कारण भी ये जो थोड़ा सा वीकेंड होने लगा। अभी ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे वो न्यूट्रल ना रह करके अपने आप को एलिट समझने लगे कि भाई अब जो करते हैं हम वो एकदम एलिटिस्ट, एक इनके अंदर भावना आने लगी। अब सर्विस मोटिव नहीं रह गया रहा इनका, अब थोड़ा सा इनके में एलिटिज्म आने लगता है। अभी देखेंगे ये सब तो बहुत आगे, बहुत सारी डिस्कस करनी है हमको, ठीक है। बट अभी तक जो भी मैं बताया उतना तुमको इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1967 पे पहले क्यों स्टील फ्रेम कंटिन्यू रहता है, इसके बाद क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ये वीकेंड होने लगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होने लगा आइडियोलॉजी, वही सिविल सर्वेंट को अंडर डिफरेंट आइडियोलॉजीज काम करना पड़ रहा है, और वो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो भाई ये भी घिसता है, इधर उधर इनको भी खींचा जाएगा, ताकि क्या हो कि भाई हर एक एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में हो, हर स्टेट गवर्नमेंट यही चाहेगी। इसके कारण क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है, कन्फ्लिक्ट बढ़ते के कारण क्या हो रहा है, एफिशिएंसी भी कमजोर हो रही है,